माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, ये हमारा बीपीएससी डेडिकेटेड चैनल है, विश्वा गुरु बीपीएससी। इसके अंदर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 69th बीपीएससी मेंस को लेके जो भी हमारा पिछले 1-2 साल के अंदर, खास करके 1.5 साल के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स आए हैं, उसको हम बारीकी से बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम उसको समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर एंगल से समझने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी एंगल से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आंसर दे सके। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट अफोर्ड्स ईडब्ल्यूएस कोटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर आपको पता है इंडिया में जो रिजर्वेशन का इशू है वो करंट टॉपिक है ही नहीं, वो एक स्टैटिक टॉपिक बन चुका है। बिहार के अंदर देखो बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जब से लॉन्च हुआ है तब से न्यूज में है ना। उसके अराउंड जो कंट्रोवर्सी है वीवीटी मशीन को लेके, आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं ये स्टैटिक तो हैं लेकिन करंट बिल्कुल ही है, मतलब हमेशा करंट में ही रहता है। अब ईडब्ल्यूएस कोटा जो है ये भी एक रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मसला है, तो ये एक करंट जो है 2023 के अंदर ही, चूंकि इसका जजमेंट आया था, तो ये करंट अफेयर का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है अपोजिट, और इसके सपोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो पहले तो अब समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था ईडब्ल्यूएस को लेकर वो क्या था, उसको पहले समझना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 के अंदर। ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर जो आया था वो क्या करती है, वो करती ये है कि जो अनरिजर्व्ड जो आपका कैटेगरी है उसको, उसका जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% रिजर्वेशन देती है गवर्नमेंट जॉब्स में, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एडमिशन के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये कोटा जो दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी को, इसको जो है चैलेंज किया गया, उसका लीगल चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा को जायज माना है। ठीक है, यही पूरा न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके 10% रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया। अब देखिए, ये जो केस था ना, ये है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। इंदिरा साहनी केस था, ओबीसी केस को जब चैलेंज किया गया था, ओबीसी रिजर्वेशन को। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपको ईडब्ल्यूएस कोटा को चैलेंज किया गया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना है, जायज माना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई? ठीक है, चलिए। तो इसको जायज माना है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो है अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 15 में एक नया सब क्लाउज आर्टिकल 15(6) डाला गया, और आर्टिकल 16(6) में एक नया सब क्लाउज डाला गया आर्टिकल 16(6). आर्टिकल 15(6) जो है वो कहता है कि वो क्या कहता है, वो एक इनेबलिंग प्रोविजन है। ठीक है, जिसमें स्टेट को यानी गवर्नमेंट को इनेबल किया गया है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स के लिए, के एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। ये जो फैसिलिटी था आर्टिकल 15(5) के अंदर कि उसमें भी लिखा हुआ था कि स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, SC, BC, SCs, STs। इनका जिक्र तो पहले से था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 डाल के उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ईडब्ल्यूएस को ऐड किया गया है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है जी। ठीक है, आर्टिकल 16(6) क्या कहता है? आर्टिकल 16(6) कहता है कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो स्टेट है उसको एम्पावर किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब्स हैं उसमें ईडब्ल्यूएस जो कोटा है, ईडब्ल्यूएस जो सेक्शन है उसको जॉब्स में 10% का कोटा दिया जा सकता है। ठीक है, इसका जिक्र किया गया है कि जो राज्य है उस समाज के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, जो उनके सदस्य हैं, उनको सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण दी जा सकती है। ठीक है, ये 16(6) का कहना है। ठीक है, अब देखिए, ये जो बहुत कम लोगों को ये दो चीजें पता होती है, एक तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा आपको याद रखना है सिन्हो कमीशन। सिन्हो कमीशन जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं, सिन्हो कमीशन बनाया गया था 2005 के अंदर ही,
और 2005 के अंदर इसको बनाया गया था। इसको कहा जाता है द कमीशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, तो सिन्हो कमीशन जो था ये कमीशन फॉर ईडब्ल्यूएस था। और इनका 2010 के अंदर जब रिपोर्ट आता है तो इन्होंने कहा है 2010 के रिपोर्ट में कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। और जब एडमिशन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए। सिन्हो कमीशन का रिकमेंडेशन है जो जो 2019 में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलिए। It was enacted to promote the welfare of poor which were not covered by 50% reservation policies which is dedicated to SC, ST और SCBC। ठीक है, ये सेंटर और स्टेट्स दोनों को इनेबल करता है कि ईडब्ल्यूएस जो सोसाइटी का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। सिग्निफिकेंस क्या है ईडब्ल्यूएस कोटा का, ये समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मतलब आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कि जो ये ईडब्ल्यूएस कोटा है ना भाई, ये समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनका सोशल स्टेटस ठीक ठाक हो, ठीक है, लेकिन इनका इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खराब है और काफ़ी सालों से है। ठीक है, तो इनको अगर गरीबी से बाहर निकालना है, ठीक है, तो जरूरी है कि इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जाए। ठीक है, इसलिए 10% कोटा जो है कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव स्टेप है। और जो एजुकेशनल और इनकम इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्योंकि बहुत सालों से जो है वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उससे एक्सक्लूडेड रहे हैं, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम रहा है ऐतिहासिक तौर पर। तो उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको कोटा दें। दूसरी बात कि आप हर तरह का बैकवर्डनेस को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, एससी सबको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ठीक है, जबकि ये भी एक तरह का बैकवर्डनेस है। तो ये जो कोटा है ना ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को रिकॉग्नाइज करती है और इसीलिए ईडब्ल्यूएस कोटा जो है इसको सही माना जा सकता है। ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देर आर मेनी पीपुल और क्लासेज अदर देन बैकवर्ड क्लासेज हु आर लिविंग अंडर हंगर और पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन। आपने जो पॉवर्टी है ना, आपने जो गरीबी है उसको आप समुदाय स्पेसिफिक मान लिया है कि जो एससी के लोग होंगे, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग होंगे, जो आपका ओबीसी के लोग होंगे वही सिर्फ गरीब हो सकते हैं। क्या जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो गरीब नहीं हो सकते? इस बात को जो है ना रिकॉग्नाइज किया गया है ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। ठीक है, The proposed reservation through a constitutional amendment would give constitutional recognition to the poor from upper caste। जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो वैसे तो उनके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है लेकिन वो गरीब तो है ना भाई, तो इसका रिकॉग्निशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया है इस ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर। दूसरा, रिडक्शन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कम करेगा ऐसा मानना है। कैसे? क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया गया कि क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो कास्ट बेस्ड है, तो जो लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है सोसाइटी के अंदर। लेकिन अगर आप बैकवर्ड क्लासेज को भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी अगर रिजर्वेशन देते हैं तो ये स्टिग्मा कहीं ना कहीं खत्म होगा और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है रिजर्वेशन के नाम पर उसको खत्म करने में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। मेजोरिटी व्यू, ये जो जजमेंट आया है 5-3, ये 5 जजेज का जजमेंट है जिसमें 3:2 का रेशियो में जजमेंट सुनाया गया। तो इसमें जो मेजोरिटी व्यू है वो ये कहता है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको ब्रीच नहीं करता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये एक इंस्ट्रूमेंट है अफर्मेटिव एक्शन का, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको सोसाइटी के अंदर इंक्लूड करने का एक जरिया है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो मेजोरिटी व्यू है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वो क्या कहती है कि रिजर्वेशन इज इंस्ट्रूमेंटल नॉट जस्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज इनटू द सोसाइटी बट आल्सो टू क्लास सो डिसएडवांटेज। ठीक है, ठीक है, आपने एससी बीसी को तो इंक्लूड कर लिया लेकिन जो क्लास रूप से, ठीक है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको कैसे आप इंक्लूड करेंगे, इसके लिए जरूरी है कदम। ठीक है,
उसके अलावा ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या जो इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर 50% सीलिंग लगाया गया था, क्या ये जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10% रिजर्वेशन वाला, क्या उसको ये ब्रीच नहीं करता है? क्योंकि 50% रिजर्वेशन तो ऑलरेडी फिल है, ओबीसी एससी एसटी सब मिला के 50% तो ऑलरेडी फिल्ड है। 10% आपने और दे दिया तो ये तो 60% हो गया। तो ये तो 50% सीलिंग को ब्रीच कर रहा है ना भाई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क्या कहना था इस पर? कहता है कि नहीं, मंडल कमीशन के अंदर जो केस आया था इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में, वो फ्लेक्सिबल था, वो बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल नहीं था। उसको कहा गया था कि स्पेशल सर्कमस्टांसेज में उसको ब्रीच किया जा सकता है। और दूसरी बात कि जो ये 50% कोटा है ना, 50% सीलिंग है, वो सिर्फ एससी एसटी एससी बीसी और ओबीसी कम्युनिटी पर लागू होता है, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए लागू नहीं होता। यानी कि 50% जो कोटा है वो इन लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आप इनके अलावा किसी कैटेगरी ऑफ लोग को रिजर्वेशन देते हैं तो उन पर ये 50% कोटा लागू नहीं होगा। ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेज फॉर whom द स्पेशल प्रोविजन है ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) में उनके लिए अलग से जो है ऑलरेडी जो है रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी बनाया जा चुका है। तो फिर इसमें भी कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस कोटा से एससी एसटी और जो ओबीसी कम्युनिटी है उसको क्यों अलग रखा गया है? तो उस पर कहा गया है कि इन लोगों को तो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो आप दो बार एक ही कम्युनिटी को कैसे डबल एडवांटेज दे सकते हैं, ठीक है। इसको लेके अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पढ़ते हैं कि क्यों ये बेवहियात बात है, इसको नहीं होना चाहिए था। पहली बात कि आपके पास डेटा अनअवेलेबल है, क्योंकि रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है, फॉर्मेटिव एक्शन है उन लोगों के लिए जिनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स में या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में कम है। आपके पास कोई डेटा है नहीं जिससे आप बता सकें कि जिनका इनकम 8 लाख से कम है अनरिजर्व कैटेगरी में, वो गवर्नमेंट जॉब्स या जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन कम है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि आप बिना डेटा दिखाए कैसे आपने कैटेगरी को, इस कैटेगरी को रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट हैव नो सच डेटा टू प्रोवाइड द अपर कास्ट इंडिविजुअल्स हु हैव लेस देन 8 लाख एनुअल इनकम आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो देर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो कम्युनिटी है ना ये ओवर रिप्रेजेंटेड हो। आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया, कोई डेटा या कोई स्टडी या कोई आपने सर्वे नहीं कराया, बस आपका मन किया और आपने रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर क्वेश्चन किया है ठीक है, कि क्या आपने जीडीपी पर कैपिटा जो है हर स्टेट का चेक किया? क्योंकि हर स्टेट के लिए आपने 8 लाख लगा दिया, हर स्टेट के लोगों के लिए 8 लाख आपने सीलिंग लगा दिया कि इससे नीचे जो भी आ जाओ भाई रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। लेकिन आप पर कैपिटा जीएसडीपी अगर आप देखेंगे तो गोवा का जो है वो कहीं कुछ और है, बिहार का कुछ और है। तो आप 8 लाख सबके लिए यूनिफॉर्म क्राइटेरिया कैसे रख सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा इसमें इशू है, ठीक है। दूसरा माइनॉरिटी व्यू समझते हैं कि ये जो जजमेंट हुआ है इसमें माइनॉरिटी व्यू क्या है, ठीक है। माइनॉरिटी व्यू कहता है कि जो रिजर्वेशन का पॉलिसी था ना वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए था, ठीक है, जिनके 7 सालों से इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर आप और दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप 50% सीलिंग को ब्रीच होने देते हैं तो ये एक तरह से पेंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया। पेंडोरा बॉक्स मतलब बुराइयों का पिटारा आपने एक बार अगर खोल दिया तो जब तक आप इसको बंद करेंगे तब तक जो बुराइयां हैं वो उस पूरे समाज में फैल चुकी होंगी। और समाज का हर तबका रिजर्वेशन चाहेगा भाई, हमको भी रिजर्वेशन चाहिए, जाट को भी रिजर्वेशन चाहिए, गुज्जर को भी चाहिए, पाटीदार को भी रिजर्वेशन चाहिए, हर किसी को रिजर्वेशन चाहिए भाई। तो ये पेंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया, अब तो सीलिंग का कोई लिमिट रहा नहीं, तो भाई 100% रिजर्वेशन फिर कर दो, है ना। क्योंकि आप देखिए बिहार में बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, बिहार में रिजर्वेशन को अब 75% बढ़ा के कर दिया गया है। तो ये कहाँ तक जाएगा मसला, है ना। तीसरी बात, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज इक्वेटिंग द अनइक्वल्स। आप जो जो दो तबका जो बराबर नहीं है आप उसको बराबर कर रहे हैं भाई साहब, ईडब्ल्यूएस कोटा डाल के, है ना। रिजर्वेशन क्योंकि वैसे लोगों के लिए था जो सालों से वंचित रहे हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया उनको भी आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही गलत है, ठीक है। टू इक्वेट अनइक्वल्स इज टू परपेचुएट इनइक्वालिटी, ये सुप्रीम कोर्ट का ही वक्तव्य है। कहते हैं कि अगर आप
मंडल कमीशन का रिपोर्ट है। मंडल कमीशन रिपोर्ट में कहती है कि अगर आप दो गैर बराबर चीज़ों को बराबरी पर लाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पाप कर रहे हैं। टू इक्वेट अनइक्वल्स इज टू परपेचुएट इनइक्वलिटी। इस इनइक्वलिटी जो है समाज में और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और इससे क्या हुआ है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा को आपने रिजर्वेशन दे दिया तो ये आपने अनइक्वल्स को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। मोर प्रिविलेज टू ऑलरेडी प्रिविलेज। जो पहले से प्रिविलेज्ड है, जिसका सोशल स्टेटस, कल्चरल स्टेटस ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया है, उनको अपने ऑलरेडी और ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया। तो ये तो भाई ऑपरेसिव जो कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ जो एक लड़ाई थी वो आपने कहीं ना कहीं उसको अंडरमाइन किया। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आगे का रास्ता ये हो सकता है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल क्लास है ना, वो रिजर्वेशन को पॉलिटिसाइज करना बंद करे भाई। ये हो क्या रहा है? ये पूरा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो रहा है। हर तबके को जो है लुभाने के लिए रिजर्वेशन दे दिया जाता है ताकि वो हमें वोट दे दे। इसका आगे क्या होगा, इसका रिपरकेशंस कोई नहीं समझ रहा है। तो इंडियन पॉलिटिकल क्लास को ये समझना होगा कि आप रिजर्वेशन का स्कोप को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे इलेक्ट्रल गेन के लिए, तो ये फिर कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। और रिजर्वेशन दे देने से हर समस्या का समाधान नहीं हो जाता। आप रिजर्वेशन दे के शेड्यूल्ड कास्ट को क्या आपने गरीबी से निकाल लिया? क्या आपने रिजर्वेशन दे के शेड्यूल्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ा दिया? जब नहीं बढ़ाया तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को और फिर हर तबके को आप रिजर्वेशन देने पर तुले हुए हैं। तो ये पूरी तरीक़ा से एक पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है रिजर्वेशन का। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंस्टीड ऑफ गिविंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया आप लेके आइए और रिजर्वेशन देते जाइए। उससे अच्छा है कि आप एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाइए, है ना। और आगे जो और ज़्यादा सोशल अपलिफ्टमेंट मीजर्स हो सकते हैं, हेल्थ में आप काम कीजिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाइए, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कीजिए, है ना। इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन के माला लेकर रटते रहे, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाया जाए इंडिया के अंदर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये कहता है व्हाट इज अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ रिजर्वेशन। अम्बेडकर का रिजर्वेशन का आइडिया क्या था? और ईडब्ल्यूएस कोटा जो रिजर्वेशन है उसको, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब इसका क्रिटिसिज्म लिखना है आपको बेसिकली। ये सोर्स मैं आपको बताता हूँ। ये सोर्स जो है मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ये सोर्स मुझे जो लग रहा है ये ओनली ISPW का है, या फिर आपका दृष्टि, बहुत सारे सोर्सेज जो हैं इसमें कंपाइल किए गए। दृष्टि IS का, ओनली IS का, उसके अलावा हो सकता है इसमें आपका सिविल्स डेली का भी कुछ कंटेंट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेज जो हैं इसमें कंपाइल किया गया एक जगह पर। इसलिए आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। एक बार इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही से आप बस आप इसका अगर आप कंटेंट तैयार कर लिया, आपने नोट्स तैयार कर लिए, तो आपको एक एक पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा था सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटा का रिजर्वेशन को लेके। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से आपको कीवर्ड्स बताता हूँ। कीवर्ड्स इसमें है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस, आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16(6), सिन्हो कमीशन। ये सारी चीज़ें जो है कीवर्ड आपका आंसर में बिल्कुल झलकना चाहिए, बिल्कुल, है ना। इसके बिना आपका आंसर बिल्कुल अधूरा हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है? आपको ये जो कीवर्ड्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC BC, ये सब आपको ये याद करना है। इनइक्वालिटी को ये एड्रेस करता है। अगर आर्ग्यूमेंट आपको पॉजिटिव में लिखना है तो इनइक्वालिटी को ये एड्रेस करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ये रिकॉग्नाइज करता है। आप सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है रिजर्वेशन से, वो खत्म करता है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी व्यू क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन है। जो बैकवर्ड क्लासेज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको प्रोग्रेस करने के लिए, उनका एडवांसमेंट करने के लिए ये एक नेसेसरी स्टेप है। ठीक है, उसके अलावा ये सीलिंग लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। जो मंडल कमीशन के अंदर इंदिरा साहनी जजमेंट में सीलिंग लिमिट फिक्स किया गया था वो फ्लेक्सिबल था, वो इनफ्लेक्सिबल नहीं था। उसमें कहा गया था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में इसको ब्रीच किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जिक्र करना है। इंदिरा साहनी जजमेंट का जिक्र नहीं करोगे भाई तो फिर कैसे होगा। उसके अलावा आपका जब इसका जब क्रिटिसाइज करना हो तो आप लिखें कि कोई डेटा नहीं अवेलेबल था। ठीक है, 8 लाख जो है बहुत बड़ा क्राइटेरिया एनुअल इनकम, वो फिर आप उसको इकोनॉमिकली वीकर कैसे मान सकते हैं? आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया है, ना कोई स्टडी है, ना कोई डेटा है, ना कोई सर्वे है, बस
और उसके अलावा जो 8 लाख का आपने जो लिमिट लगाया है, वो पर कैपिटा जीएसडीपी जो है इंडिया में हर स्टेट का अलग अलग है, तो आपने कैसे एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया ले लिया, वो भी है। माइनॉरिटी व्यू का भी आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जो 2 जज थे वो उसके खिलाफ थे, ठीक है। तो उसमें कहा गया कि माइनॉरिटी व्यू में कि शेड्यूल कास्ट ये जो है रिजर्वेशन जो है वो वो जो था वो बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए कि वो लाया गया था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के लिए, जो जिनके साथ इंजस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन लाने का कोई मतलब नहीं बनता था। उसके अलावा एक पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है भाई, आपने ब्रीच कर दिया है 50% सीलिंग को, तो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया तो अब रिजर्वेशन का डिमांड और ज़्यादा बढ़ता है चला जाएगा बिहार में, जो आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, आप मंडल कमीशन रिपोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसको आप जिक्र कर देंगे कि इक्वेटिंग अनइक्वल्स इज इनजस्टिस परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी, है ना। अगर आप अनइक्वल्स को इक्वेट करते हैं तो आप इनइक्वालिटी को परपेचुएट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही मान के उसी वही किया है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो मोर प्रिविलेज्ड है उसको, और जो आप और ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, ठीक है। आप वे फॉरवर्ड में ये कर सकते हैं कि जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रिजर्वेशन के अराउंड, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन इज नॉट अ पैनेसिया फॉर ऑल प्रॉब्लम। सो गवर्नमेंट को जो है एजुकेशन क्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर पर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन का जो है आप हर बार में जब इलेक्शन आती है तो आप रिजर्वेशन बढ़ाते चले जाइए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अम्बेडकर साहब का आप जिक्र कर सकते हैं रिजर्वेशन का, लेकिन उनका क्या व्यू था, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको कीवर्ड्स पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो भाई मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विश्वा गुरु बीपीएससी चैनल है आपका, बीपीएससी को लिए डेडिकेटेड चैनल है। इसमें जो भी कंटेंट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल प्योर मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा रिफाइंड कंटेंट है भाई, बहुत सारा सोर्सेज से मिला के हमने इस कंटेंट को तैयार किया है। बहुत टाइम लगता है ऐसा करने में, और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है भाई तो आपको कहीं जाने का और ज़रूरत नहीं, सारा कंटेंट आपको यहीं मिल जाएगा। हर एंगल से हमने टॉपिक को निचोड़ डाला है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, किसी भी तरीका का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप आराम से बना ले जाओगे। अगर नहीं भी क्वेश्चन आया तो आप इसका यूज कहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।